All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. मर्क्यूरियस और उसके लोग शहर में एक जगह जमा होते हैं। कुछ दूर एनर्जी से बना हुआ एक बैरियर चमकता है जो पूरे शहर को अपने अंदर घेर लेता है। कुछ दूर कई लोग जमा होते हैं। वो जंजीरों से बंधे होते हैं। उनके चेहरे पर नफरत और खौफ नजर आता है। मर्क्यूरियस आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है। वो डैनियल के सामने रुकता है जो उसके आगे सर झुकाता है। हमने सारे प्रोटेस्टर को पकड़ लिया माय लॉर्ड। शहर के बाकी लोग इस डिक्टेटरशिप से परेशान ज़रूर हैं, मगर उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट करने की जरूरत रखे। उनकी परेशानी या दर्द से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मगर इस तरह के लोग। मर्क्यूरियस के चेहरे पर नफरत दिखाई देती है और वो जंजीरों से बंधे लोगों की तरफ बढ़ता है। आज तुम लोगों की जिंदगी इसलिए खत्म नहीं होगी कि तुम फैंटम पर यकीन रखते हो, बल्कि इसलिए खत्म होगी कि तुमने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की है। ये शहर अब मेरा है। यहाँ के लोगों की आज़ादी, दौलत, जिंदगी और फैसले सब मेरे हैं। जो इस बात को झुठलाएगा उसका भी वही हाल होगा जो अब तुम्हारा होने वाला है। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करता है। तुम सबकी मौत लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी। इस बात की मिसाल कि मेरे खिलाफ जाने के लिए दर्द और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं रहता। मर्क्यूरियस एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। ब्लास्ट उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक से एक उड़ती हुई चीज शहर के बैरियर से टकराती है और उसे डिसॉल्व करके उसे पार कर लेती है। एक एनर्जी ब्लास्ट मर्क्यूरियस के ब्लास्ट से टकराता है और दोनों ब्लास्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। मर्क्यूरियस हैरत से इधर उधर देखता है। ये कैसे हो सकता है? उसे मैंने अपने हाथों से मारा है। कैसे? एक और एनर्जी बीम उड़ती हुई आगे बढ़ती है और लोगों की जंजीरों को तोड़ देती है। सारे प्रोटेस्टर्स वहां से भागने लगते हैं। मर्क्यूरियस के लोग उन पर बंदूकें तानते हैं, मगर अचानक से एक शॉकवेव उन्हें बेहोश कर देती है। मर्क्यूरियस हैरत से आसमान की तरफ देखता है जहां से हेरल्ड नीचे उतरता है। उसने व्हाइट कलर का एक सूट पहना होता है जिसके सीने पर शील्ड का सिंबल और एक बड़ा सा टी बना होता है। सूट मेटल का होने की बजाय नॉर्मल क्लॉथ का होता है। हेरल्ड के चेहरे पर मास्क होता है। मर्क्यूरियस उसे इंतहाई हैरत से देखता है। फैंटम, अपनी कामयाबी और हुकूमत के दिन गिनना शुरू कर दो मर्क्यूरियस। जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। हेरल्ड मर्क्यूरियस को हाथ की 2 उंगलियों से सल्यूट करता है और फिर तेजी से उड़कर वहां से चला जाता है। मर्क्यूरियस हैरत से इधर उधर देखता है और फिर अपने आप को संभाल लेता है। वो गुस्से से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है, मगर तब तक हेरल्ड उसकी नजरों से गायब हो जाता है। वो अपने आप को एनर्जी में घेरता है। फैंटम। फैंटम के शहर में प्रोटेस्टर्स की मदद करने के ग्लिम्प्सेस अलग अलग कंप्यूटर स्क्रीन्स पर प्ले होने लगते हैं। अलग अलग शहर के लोग उन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। पोस्ट्स के जवाब में कुछ और वीडियोस पोस्ट होने लगती हैं जिनमें फैंटम अलग अलग जगहों में लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है। कुछ स्क्रीन्स पर फैंटम के ट्रेन को रोक देने की वीडियो प्ले होती है। कुछ पर फैंटम और रोबोट्स की लड़ाई दिखाई देती है और फिर दोबारा फैंटम के पैसिफिकस में मौजूद बैरियर को डिसॉल्व करने और प्रोटेस्टर्स को रिहा करने की वीडियोस प्ले होने लगती हैं। मैक्स ऑस्टन की लैब में मैल्कम, जेनिफर और हेरल्ड बैठे होते हैं। मैल्कम कंप्यूटर से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट प्ले करता है। फैंटम इज अलाइव। मर्क्यूरियस का हर क्लेम झूठा साबित हो चुका है। मर्क्यूरियस ने दावा किया था कि उसने फैंटम को जान से मार दिया है, मगर पैसिफिकस का प्रोटेक्टर फिर से पैसिफिकस में ही देखा गया है। I implore my audience to not lose hope. पैसिफिकस की सिचुएशन खराब है। यूँ लगता है कि जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। But in every darkness there shines a light. And Phantom is our hope. फैंटम ने पैसिफिकस के प्रोटेस्टर्स को रिहा करके ये प्रूव कर दिया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फैंटम ने मर्क्यूरियस से दोबारा लड़ने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है ये तो मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर कि एक ना एक दिन फैंटम इस क्राइम लॉर्ड को जरूर रोक लेगा। ब्रॉडकास्ट खत्म होता है। मैल्कम अपनी कुर्सी से उठ जाता है।
ये बंदी सिचुएशन को और बिगाड़ देगी। ऐसा क्यों? वो तो हेरल्ड की सपोर्ट में बोल रही है और लोगों को उम्मीद देने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो कुछ अच्छा कर रही है। तुमने ब्रॉडकास्ट का लास्ट पार्ट ध्यान से नहीं सुना? उसने पब्लिकली कहा है कि मर्क्यूरियस से लड़ने की फैंटम ने कोशिश नहीं की। तो सच ही तो कहा है उसने। मैं फिलहाल इतना ताकतवर नहीं कि मर्क्यूरियस को टक्कर दे सकूं। यही मेरा पॉइंट है। अब लोग जानते हैं कि तुम सही सलामत हो। अगर ज़्यादा दिन तुम मर्क्यूरियस से ना लड़े तो लोग सवाल करने लगेंगे, पूछने लगेंगे कि तुम उन्हें इस कहत से आज़ाद क्यों नहीं कर रहे कि क्या तुम मर्क्यूरियस से लड़ नहीं सकते इसलिए छुप कर बैठे हो। उनके सवाल डर और खौफ पैदा करने लगेंगे और जो उम्मीद लोगों को अभी मिली है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी और तभी मर्क्यूरियस अपना अगला हमला करेगा। अगर वो हमला करता भी है तो उसका ऑल्टरनेटिव हमने सोच लिया है ना। तुमने काम तो कर दिया है ना हेरल्ड? हाँ, उस प्लान की सक्सेस में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, तभी हम इस वीडियो को वायरल कर पाए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे वीडियो पोस्ट करने पे वो इतनी तेज़ी से वायरल होगी। हाँ, मर्क्यूरियस इतना हैरान था कि मुझे टाइम मिल गया। मैं पैसिफिकस टावर पर एक कैमरा लगा कर आया हूँ। अब हम पैसिफिकस में होने वाली हर एक्टिविटी कंप्यूटर्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। अब मर्क्यूरियस जो भी करेगा हमें पता चल जाएगा। मगर इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम बार बार वहाँ जाते हो और मर्क्यूरियस से एक हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन नहीं करते तो लोग अपने आप सोचने लगेंगे कि तुम उन्हें इस प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते। हमें उससे पहले कुछ करना होगा। डिवाइस बनने में कितना टाइम है? 1-2 हफ्ते और, तब तक तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर तुम दोबारा पैसिफिकस कुछ करने जाते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल। तुम्हारा ये नया सूट हर मायने में पुराने वाले सूट के आगे कुछ नहीं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई ड्यूरेबिलिटी, कुछ भी नहीं। ये कॉस्ट्यूम के सिवा कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी आइडेंटिटी काफ़ी इजीली एक्सपोज हो सकती है। जानता हूँ, पर मैं समझ ये नहीं पा रहा कि टेक्नोलॉजी तो इस लैब की भी लाजवाब है, फिर तुमने पहले जैसा सूट क्यों नहीं बनाया? एक नॉर्मल सा कॉस्ट्यूम क्यों पकड़ा दिया मुझे? ये तो पैसिफिकस की किसी टॉय शॉप पर भी मिल जाता। मैं या तो ये डिवाइस बना के इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ या तुम्हारे सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तुम सोच लो तुम्हें क्या करवाना है। मर्क्यूरियस अपने ऑफिस में गुस्से से इधर उधर चलता है। उसकी आंखें नफरत से भरी होती हैं। कहाँ हो तुम फैंटम, और कैसे जिंदा हो? उस रात हर मायने में मैंने तुम्हें हरा दिया था, तो फिर तुमने कैसे सरवाइव किया? क्या इन पावर्स के कुछ और राज भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता? हर बार मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें हरा दिया, मगर हर बार तुम मेरे यकीन को चकनाचूर कर देते हो। सब कुछ हासिल करने के बाद भी तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, जिसे काटने, कुचलने या फिर नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। क्यों? मर्क्यूरियस खिड़की के करीब जाता है और बाहर देखता है। मुझे फैंटम को ढूंढ निकालना होगा, मगर कहाँ छुप सकता है वो? मेरी सैटेलाइट हर जगह उसे ढूंढ रही है, मगर कहीं भी उसे नहीं देखा गया। फैंटम की ये तलाश मुझे कुछ महीनों पहले की याद दिलाती है। 15 साल से इसी तरह ऑस्टिन फैमिली की तलाश में भटकता रहा हूँ मैं, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मर्क्यूरियस दोबारा इधर उधर चलने लगता है। वो अचानक से रुकता है और फिर अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। स्क्रीन पर एक जंगल का इलाका नजर आने लगता है। पर्सियस की बात पर अगर यकीन किया जाए तो मैक्स ऑस्टिन की लैब यहीं कहीं है। उस वक्त मैं मैक्स ऑस्टिन की सिक्योरिटी को टक्कर नहीं दे सकता था, मगर अब वो सिक्योरिटी मेरे आगे खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं। फैंटम के साथ उसके चाहने वाले भी गायब हैं। अगर मुझे इस लैब में फैंटम ना भी मिला तो कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। मर्क्यूरियस कंप्यूटर बंद करता है और फिर ऑफिस से बाहर निकलकर चलने लगता है। शायद तुम्हें ख़त्म करना मुश्किल हो फैंटम, मगर उन लोगों का क्या जिनकी तुम परवाह करते हो? उन्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। जल्द ही तुम्हारी ताकत, तुम्हारे उसूल सब धूल मिट्टी बनकर रह जाएंगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे दिल पर हमला करूंगा। हेरल्ड हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ता है और पैसिफिकस के बैरियर के सामने रुकता है। इस बैरियर को बार बार लगाने का मतलब क्या है, जब वो जानता है कि मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ? हेरल्ड बैरियर को डिसॉल्व करके तेजी से आगे बढ़ता है और नीचे शहर को गौर से देखता है। कमाल है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग तो मर्क्यूरियस और उसके लोगों को यहाँ होना चाहिए, मगर यहाँ तो ना मर्क्यूरियस है और ना प्रोटेस्टर्स। हेरल्ड तेजी से उड़ता हुआ शहर को पीछे छोड़ देता है। माल्कम, एनी आइडियाज कि ये सब क्या हो रहा है? हेरल्ड कुछ देर उड़ता है और फिर एक जगह रुक जाता है। माल्कम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ है? कुछ देर और इंतजार करने के बाद हेरल्ड तेजी से आगे बढ़ता है। समथिंग इज रॉन्ग। मुझे जल्द से जल्द लैब पहुंचकर पता लगाना होगा कि ये मामला क्या है।
मर्क्यूरियस उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वो मैक्स ऑस्टिन की लैब के बाहर उतरता है। लैब को देखकर उसकी आंखों में नफरत नजर आने लगती है। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी से चैन और सुकून सब बर्बाद हो चुका है मैक्स ऑस्टिन, और आज तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे बेटे से उसका सब कुछ छीन लूंगा। लैब के दरवाजे बंद होते हैं। मर्क्यूरियस दरवाजों पर एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। अचानक से लैब एक बैरियर से घिर जाता है और मर्क्यूरियस के एनर्जी ब्लास्ट को डिसॉल्व कर देता है। मर्क्यूरियस मुस्कुराने लगता है। टेक्नोलॉजी से बनी हर डिवाइस, हर मैकेनिज्म को ओवरलोड किया जा सकता है। हैरोल्ड ऑस्टिन से ही तो सीखा है ये। मर्क्यूरियस के चारों तरफ एनर्जी जमा होने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद वो एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल फायर करता है जो बैरियर से टकराकर उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। लैब के अंदर अलार्म्स बजने लगते हैं। अलग अलग कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बाहर का एरिया दिखने लगता है जहां मर्क्यूरियस एनर्जी से घिरा नजर आता है। मैल्कम, जेनिफर और एमिली परेशान दिखाई देते हैं। ओह माय गॉड, वो यहाँ पहुँच गया है। अब हम में से कोई भी सेफ नहीं। कुछ और दरवाजों से रोमा, ओलिविया और आर्थर निकलकर पहुंच जाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? वो मर्क्यूरियस एक एक करके हम सबको मार देगा। हैरल्ड कहाँ है? हैरल्ड तो पैसिफिकस गया था ना मर्क्यूरियस की अनाउंसमेंट के बाद। ओ नो, वो एक ट्रैप था। अगर मर्क्यूरियस यहाँ है तो पैसिफिकस में कुछ भी नहीं हो रहा। हैरल्ड को फंसाया गया है। मर्क्यूरियस का ये अनाउंस करना कि उसने दोबारा प्रोटेस्टर्स को पकड़ लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। मर्क्यूरियस स्टार्टिंग से ही लैब पर अटैक करना चाहता था, पर क्यों? अभी डिटेक्टिव बनने का टाइम नहीं हमारे पास। हमें यहाँ से निकलना होगा और डेटाबेस को भी यहाँ से निकलना होगा। अगर मर्क्यूरियस के हाथ इस लैब की चीज़ें लग गई तो क़यामत आ जाएगी। मैल्कम, तुम सारे डेटाबेस का बैकअप लेकर लैब के कंप्यूटर से सब कुछ इरेज कर दो और फिर यहाँ से जाओ। उसमें तो टाइम लगेगा। टाइम मैं प्रोवाइड करूँगी। तुम सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम सब यहाँ से जाओ। जेनिफर एमिली को हैरत से देखती है। मिसेस ऑस्टिन, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आर यू सेइंग? मर्क्यूरियस आपको जान से मार देगा। और मेरी मौत इतना टाइम प्रोवाइड कर देगी कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ और लैब का डेटाबेस भी साथ ले जाओ। एमिली खड़ी होती है। तुम सब लोगों को यहाँ से निकलना होगा। डेटाबेस तो सिर्फ मैल्कम को ही कलेक्ट करना है। तुम लोग यहाँ से जाओ। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। पीछे के दरवाजे से निकलो, जल्दी करो। मिसेस ऑस्टिन, आप जो करने का सोच रही हैं, आप जानती हैं ना इसका रिजल्ट क्या होगा? मर्क्यूरियस को रोकने तक तो ठीक है, मगर वो किसी भी हाल में आपको जिंदा नहीं जाने देगा। जानती हूँ, मगर तुम लोग यहाँ से बच के निकल जाओगे। तुम्हारे पास मैक्स की डिवाइस का डाटा है। तुम जल्द ही डिवाइस बना लोगे। हैरल्ड मर्क्यूरियस को हरा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि डिवाइस बन पाएगा या सही से काम कर पाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो? एमिली मुस्कुराती है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो मेरा बेटा सक्सेसफुल ज़रूर होगा। किसी भी हाल में कुछ भी करके वो लोगों को ज़रूर बचा लेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? हैरल्ड के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। उसकी सेफ्टी, उसकी खुशी, उसकी ज़िंदगी के आगे कुछ ऐसा नहीं जिसे मैं सेक्रीफाइस करने से पीछे हट जाऊँ। जेनिफर उसे हैरत से देखती है। Even your own life? एक माँ के प्यार को कभी कमज़ोर मत समझना जेनिफर। जिस दिन वो अपने बच्चे को पहली बार देखती है, उसी दिन उसकी खुद की ज़िंदगी उसकी नहीं रह जाती। उसके जीने की वजह उसका उठाया हुआ हर कदम उसके बच्चे की हंसी, खुशी और हिफाजत के लिए उठाया जाने लगता है। मैं हैरल्ड से इतना प्यार करती हूँ कि मेरी एक ज़िंदगी तो क्या, अगर मुझे बार बार भी जीने का मौका मिले और मेरे सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए, तब भी मेरा जवाब हर बार सिर्फ और सिर्फ हैरल्ड ही होगा। अचानक से लैब की जमीन हिलने लगती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लैब के आसपास मौजूद बैरियर आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होने लगता है। मैल्कम तेजी से कंप्यूटर के बटन्स प्रेस करने लगता है। इन सब बातों का वक्त नहीं है अब हमारे पास। हमें जल्दी करनी होगी। तुम सब लोग यहाँ से निकलो। डू इट फास्ट। वो सब हिचकिचाते हैं। एमिली के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। अगर मर्क्यूरियस यहाँ पहुँच गया तो वो सबको खत्म कर देगा। हैरल्ड को तुम लोगों की जरूरत है। प्लीज यहाँ से जाओ। लीव। आर्थर, रोमा और ओलिविया आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलते हैं। एमिली उस कमरे से निकलकर लैब की एंट्रेंस की तरफ बढ़ती है। जेनिफर उसके सामने आकर खड़ी होती है। मेरा डिसीजन फाइनल है जेनिफर। यहाँ रुककर तुम अपने आप को खतरे में डाल रही हो। जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है कि हैरल्ड आपसे प्यार नहीं करता?
उसने पहले ही इस लड़ाई में इतना कुछ खो दिया है। इफ समथिंग हैपेंस टू यू ही विल बी कम्प्लीटली शैटर्ड। वो इमोशनल लेवल पर पूरी तरह टूट जाएगा। अगर आप भी चली गई तो फिर हैरल्ड के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप उसके लिए सब कुछ हैं। यू आर हिज एंटायर वर्ल्ड। एमिली के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। सिर्फ मैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जेनिफर हिचकिचाती है। आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं। जो आप चाहती हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं कि शायद मैं वो करना नहीं चाहती, लेकिन इसलिए कि शायद मैं वो कर ना पाऊँ। एमिली उसके कंधे पर हाथ रखती है। जेनिफर, हैरल्ड के पास इतने ज़्यादा पावर्स हैं, मगर उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत कंपेनियनशिप की है। एक ऐसे इंसान की जो उसे अंडरस्टैंड करे, उसे सपोर्ट करे, उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। एमिली की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तुम्हें यहाँ से जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह तुम हैरल्ड को समझती हो उस तरह शायद कोई भी नहीं समझता। बस जाने से पहले वादा करो मुझसे कि तुम उसका ख्याल रखोगी, उसे अकेला नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस मी? जेनिफर की आंखों में आंसू नजर आते हैं। आई प्रॉमिस। उस पर भरोसा रखना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। इससे ज्यादा ना मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ और ना वो। एमिली उसे वहां से जाने का इशारा करती है। जेनिफर कुछ देर एमिली को देखती है और फिर तेजी से वहां से जाती है। एमिली कुछ देर उसे जाते हुए देखती है और फिर लैब के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। लैब को घेरने वाला बैरियर डिसॉल्व हो जाता है। मर्क्यूरियस एक हाथ से लैब के दरवाजे को खींचकर तोड़ देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है। एमिली को देखकर वो मुस्कुराता है। मैक्स ऑस्टिन को सालों पहले मेरे खौफ की वजह से मरना पड़ा। हैरल्ड ऑस्टिन जिंदा होते हुए भी मुझसे लड़ने की ताकत नहीं रखता। जब चाहे उसे फना कर सकता हूँ मैं, और अब सिर्फ तुम्हारा फैसला होना बाकी है। तुम हो ही कौन एमिली ऑस्टिन? एक कमजोर बेबस इंसान, और आज मुझे रोकने के लिए सिर्फ तुम मेरे सामने खड़ी हो। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे रास्ते की एक रुकावट हो? तरस आता है मुझे तुम पे। तुम्हारा गुरूर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और एक दिन तुम्हारा यही गुरूर तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी। मेरा गुरूर मुझे हराएगा? फैंटम नहीं? अपने ही बेटे पर यकीन नहीं है तुम्हें? अपने बेटे पर यकीन की वजह से ही आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी ताकत कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि हैरल्ड के पास उम्मीद है, प्यार है, और उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर कहाँ है हैरल्ड ऑस्टिन? अगर वो इतना ही ताकतवर है तो मुझसे डटकर मुकाबला क्यों नहीं करता? वो क्यों छुपते छुपाते मुझे रोकने की कोशिश में लगा है? वो मर्क्यूरियस के चेहरे पर नफरत नजर आती है। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो कमजोर है। उसकी भलाई और प्यार उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी है। प्यार, सच्चाई, उम्मीद, ये वो जज्बात है जो इंसान को कमजोर बना देते हैं। और अगर इंसान फैंटम जितना ताकतवर हो तो वो उसे उतना ही कमजोर बना देते हैं। अचानक से लैब के एक कमरे में एक्सप्लोजन होता है। सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस चकनाचूर हो जाती हैं। एमिली मुस्कुराने लगती है। ये एक्सप्लोजन देख रहे हो? ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से हर कोई जा चुका है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितना भी डेटाबेस यहाँ था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तुम्हारा यहाँ होना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की तलाश में तुम यहाँ आए हो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मर्क्यूरियस के हाथों से एक एनर्जी बीम निकलती है और एमिली के कंधे पर जा लगती है। एमिली उड़ती हुई एक दीवार से टकराकर नीचे गिरती है। बेवकूफ़ हो तुम एमिली ऑस्टिन। तुम्हें लगता है कि आज मैं यहाँ किसी टेक्नोलॉजी या डिवाइस की तलाश में आया हूँ? ये तुम्हारी भूल है। आज मेरे पास जो ताकत है, उसके बाद मुझे किसी भी डिवाइस या किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं। आज मेरा यहाँ होना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और उन लोगों की वजह से है जो फैंटम के लिए मायने रखते हैं। एमिली उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। सब यहाँ से जा चुके हैं, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकोगे। मर्क्यूरियस आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट होती है। सब जा चुके हैं, मगर जो फैंटम के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है वो तो यही है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौत ही फैंटम को हमेशा के लिए तोड़ देगी। मर्क्यूरियस अपने हाथों में एक एनर्जी बीम जनरेट करता है। पिछली बार किसी और को भेजना और बंदूक जैसा हथियार इस्तेमाल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मगर इस बार मैं उसी ताकत का इस्तेमाल करूंगा जिसने लोगों के दिलों में फैंटम के लिए चाहत पैदा की है और मेरे लिए खौफ। मर्क्यूरियस बीम फायर करता है जो सीधा एमिली के सीने में जा लगती है।
हेरल्ड उड़ता हुआ जंगल में पहुंचता है और सीधा लैब के सामने उतरता है। लैब के टूटे दरवाजे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। What the hell happened here? वो तेजी से लैब के अंदर जाता है। एमिली एक दीवार के पास जख्मी हालत में गिरी हुई होती है। हेरल्ड भागकर उसके पास जाता है और नीचे बैठ जाता है। Mom? Mom! Mom, get up, Mom! Mom, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब, Mom? Mom, get up! Mom, you have to get up. Mom, wake up! Mom! हेरल्ड, अपना ख्याल रखना। हेरल्ड के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। You're talking nonsense, Mom. कुछ नहीं होगा आपको. You're going to be just fine. Please, Mom. Please. दुनिया को बचाते बचाते कभी खुद को भी बचा लेना हेरल्ड। एमिली की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तुम दुनिया के लोगों के लिए एक सहारा हो हेरल्ड, एक मुहाफिज हो, एक उम्मीद हो। लोगों का ख्याल रखते रखते, उनके लिए सैक्रिफाइसेस देते देते अपनी खुद की लाइफ को मत भूल जाना हेरल्ड। तुम्हारी भी एक जिंदगी है। तुम्हारे भी कुछ ख्वाब हैं। दुनिया के लिए सैक्रिफाइसेस देते देते ये मत भूल जाना कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है। हेरल्ड उसके कंधों पर हाथ रखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। Please, Mom. Mom, please don't say this. Mom, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं, Mom. Mom, ये क्या हो गया, Mom? Mom, ये सब क्या हो गया, Mom? Mom, please, you can't go, Mom. एमिली सांस लेने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। मर्क्यूरियस, वो तुमसे ताकतवर जरूर है हेरल्ड, लेकिन सिर्फ आज के लिए। तुम्हारे सारे दोस्त सेफ हैं। मैल्कम लैब का सारा डाटा ले जा चुका है। मर्क्यूरियस को यहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं मिला। आपने उनके लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। एमिली उसे प्यार से देखती है। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, जितना तुम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसे उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ हेरल्ड। मेरी बात याद रखना। तुम लोगों के प्रोटेक्टर जरूर हो, मगर तुम्हारी जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग और केयर की जरूरत होगी। अपने आप को ऐसी दीवारों में कैद ना कर लेना हेरल्ड कि वो भी तुम्हारा ख्याल ना रख सके जो रखना चाहते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता एमिली की सांसें रुक जाती हैं और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हैरोल्ड अपनी जगह पर रुक जाता है, जैसे जम कर रह गया हो। कुछ देर बाद वो रोने लगता है। I'm sorry mom, I'm so sorry. मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका मॉम। लोगों को बचाते बचाते मैं अपनी फैमिली को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सका। It's all my fault mom. I'm sorry. Mom, I'm sorry. I'm sorry mom. एमिली के पास एक तस्वीर पड़ी होती है। हैरोल्ड कांपते हाथों से तस्वीर उठाता है। तस्वीर में मैक्स और एमिली खड़े होते हैं। हैरोल्ड मैक्स के कंधों पर बैठा होता है। तस्वीर में मैक्स और एमिली के चेहरों पर एक क्रॉस मार्क बना होता है। हैरोल्ड तस्वीर को टर्न करता है और बैक साइड में मर्क्यूरियस का सिंबल देखता है। हैरोल्ड गुस्से से बेकाबू होने लगता है। उसकी आंखों के सामने नज़ारा बार बार बदलने लगता है। कभी वो खुद को लैब में पाता है और कभी पैसिफिकस टावर की छत पर मर्क्यूरियस को खुद के सामने खड़ा देखता है। हैरोल्ड के आसपास एनर्जी जनरेट होने लगती है। लैब में बिखरा हुआ सामान हिलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और वो गुस्से से अपने हाथों को मुक्कों में बंद करता है। उसकी आंखों के सामने नज़ारा फिर से बदलता है और वो खुद को अपनी यूनिवर्सिटी में पाता है, जहां मर्क्यूरियस उसके सामने खड़ा होता है। हैरोल्ड के आसपास एक शॉकवेव जनरेट होती है। लैब की दीवारें हिलने लगती हैं। हैरोल्ड गुस्से से और एनर्जी जनरेट करता है, जिसकी वजह से एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। पूरा लैब टूट जाता है। दीवारें टूटने लगती हैं। लैब की छत कोलैप्स होने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में सब धूल मिट्टी बनने लगता है। हैरोल्ड के आसपास एक बैरियर होता है। उसके हाथों में एमिली की डेड बॉडी होती है। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Shubham Shahbadi as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.